हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपके हिस्ट्री का क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ये चैप्टर अगर मैं बेसिकली कहूँ तो क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका ये सेकेंड पार्ट है और वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे। आज के सेशन का हमारा एजेंडा हो गया। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आपको पता है कि ये किस ईयर में हुआ था ये इवेंट? 1789, राइट। उसके बाद हम लोग रिकॉल करेंगे। अब इस चैप्टर के टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे पास होगा नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक, और कभी कभी ये आपके एनसीईआरटी या फिर कहीं और पे सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आएगा 1805 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो होगा हमारा वियना कॉन्फ्रेंस, जो कि होगा हमारा 1815 में। इसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा जो हमारा होगा राइज ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स रिवॉल्यूशंस। ये होगा हमारे पास 1848 में। और इस चैप्टर का सबसे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कंटिन्यूसली आप हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वो होता है यूनिफिकेशन के फॉर्म में। 3 बेसिक यूनिफिकेशन है हमारे इस चैप्टर में। फर्स्ट हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दूसरा हो जाएगा हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और नेक्स्ट थर्ड हो जाएगा अ वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और ये कुछ नहीं हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ही है। ये हमारे इस चैप्टर के मेजर टॉपिक्स हैं और आज के सेशन में हम इन्हें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो प्रोसीड करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बढ़ने से पहले, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग एक पिक्चर पे फोकस करते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर के फर्स्ट फ्रंट पेज पे मेंशन किया गया। ये टॉपिक अगर आप देखते हैं, ये पिक्चर आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या हिट करता है? ये जो पिक्चर था ये प्रिपेयर किया गया था फ्रेडरिक सेरो के थ्रू। यहाँ पे आप इनका नाम भी देख पाएंगे। कब बनाया गया था ये पिक्चर? इन 1848। कब प्रिंट किया गया था? इन 1848। क्या नाम था उस पर्सन का? फ्रेडरिक सेरो। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने 4 ऐसे सीरीज बनाया और उनका थीम क्या था? ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ये आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज VBI। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये पिक्चर वो MCQ के सेक्शन में डाल देते हैं और पूछते हैं कि इस पिक्चर का थीम क्या था, किसने बनाया और कब बनाया। तो पिक्चर का थीम क्या था? अ ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। द फर्स्ट प्रिंट जो कि आप अभी देखे थे, ये जो प्रिंट है
इनके बारे में उन्होंने क्या बताया है, इट शोज द पीपल of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Here you can see it. People, लोगों को आप देखेंगे वो ट्रेन के फॉर्म में, यहाँ से आप देख सकते हैं वो ट्रेन के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, और यहां पे आप देखेंगे कि ये दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कौन कौन है यहां पे, मेन, वुमेन, पीपल ऑफ ऑल एजेज। ऑल एजेज मीन्स व्हाट, चिल्ड्रन भी हो गए, चिल्ड्रन भी हो गए, एज ओल्ड पीपल भी हो गए, मीन्स सारे लोग को आप देखेंगे। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है, आप इनके हाथ में कुछ फ्लैग्स देखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। बेसिकली ये कंट्रीज की अगर बात करूं तो वो अमेरिका और यूरोप के ही होंगे। और ये क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ट्रिब्यूट देने के लिए, होमेज पे करने के लिए। किसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। कुछ एक लोग ऑलरेडी इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने वहां पे जो लोग क्रॉस किए हैं वो किसी कंट्री से बिलोंग करते थे। जिस कंट्री के लोग क्रॉस कर चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, इनका जिसका मतलब है कि वो ऑलरेडी वहां पे अपने कंट्री में लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिबरल नेशनलिज्म इज जस्ट नथिंग बट डेमोक्रेसी, इट्स जस्ट नथिंग बट डेमोक्रेसी वेयर पीपल विल हैव देयर राइट्स, दे विल हैव देयर से देयर, राइट। तो जो भी लोग, जो भी कंट्रीज इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर गए हैं, उनका मतलब है कि उनके पास उस कंट्री में उनकी उस कंट्री में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, और यही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, तो yes, as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लिबर्टी जो है वो एक फीमेल फिगर है, और इसका मतलब ये है कि ये दिस इज द लेडी ऑफ इनलाइटनमेंट। अब इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे, सी इज कैरिंग टू थिंग, in her left hand there is something and in her right hand again there is something. So let's see what is she carrying. In her right hand, if you see, she is carrying a charter. Charter of what? Charter. This is a charter. It's not visible. Go with another color. She is carrying a charter. In her left hand, she is carrying a torch. This torch is of enlightenment. This is torch of enlightenment, which will make people aware of their rights, which will enlighten the people. It will bring in intellectual awakening within them. Or all these things will happen among the people only if they are educated, if they are very much well educated. So ये torch of enlightenment हमें ये बताता है कि लोग के पास मोरल, एथिक्स और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो चुका है। ये जो चार्टर है, ये चार्टर हमारे पास है लिबरल नेशनलिज्म का, और ये चार्टर कुछ नहीं बस कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री का। और आपको पता होगा कि जहां भी, जिस कंट्री में भी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया जा रहा है, लिबरल नेशनलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा है, हर एक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से लोग गवर्न किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं, और यही कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को राइट्स, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स ही प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं चार्टर का मतलब इज जस्ट नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैं फिर से यहां पे एक बार रिकॉल कर देता हूं इस चीज को। हाँ, सी इज कैरिंग टू थिंग्स, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट सी वियर्स इन वन हैंड, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स
ऑफ मैन इन द अदर हैंड। मैंने बताया ना कि चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड people's rights, which is fundamental rights or democratic rights, right? A torch of enlightenment, it will bring enlightenment among the people, it will make people more aware of their rights and they will become intellectual, right? On the earth, in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. Absolutist institution, this is a very important point. What do you mean by absolutist institution? इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा। एब्सोल्यूटिज्म, इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स गवर्नमेंट। मैं सिंपल करते जाऊंगा इसको, कंजर्वेटिव्स, रिजाइन और गवर्नमेंट। देखिए आपके लिए और सिंपल हो जाएगा अगर मैं इसे मोनार्की कहूं, अगर मैं इसे डिक्टेटरशिप कहूं, डिक्टेटरशिप, ये सारे का मतलब लगभग सेम है, ठीक है ना? एब्सोल्यूटिज्म, ऑर्थोडॉक्स गवर्नमेंट। ऑर्थोडॉक्स मीन्स पीपल दोज हु डोंट सपोर्ट न्यू थिंग्स, they don't support new things means what? Changes. They will stuck with their old structure. Like अगर किंग है तो किंग कभी भी नए सिस्टम को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई नया सिस्टम आएगा तो हमारे पावर को रिमूव कर देगा, कर्टेल कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि वो अपना पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वैसे ही लोग हमारे पास कंजर्वेटिव्स भी कहलाएंगे, ठीक है ना? उनका भी वही सोच है, वही है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही सही है, जो भी नए चेंजेस जो हमारे लिए सही नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा मोनार्की। किंग को ही देख ली, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था। और मोनार्की मैंने लिखा और डिक्टेटरशिप दोनों डिफरेंट है, बट ये एब्सोल्यूटिज्म से ही कनेक्टेड है। मोनार्की में भी पावर कंसंट्रेटेड होता है एक पर्सन के हाथ में, डिक्टेटरशिप में भी पावर कंसंट्रेटेड होता है एक पर्सन के ही हाथ में। अंतर थोड़ा सा ये हुआ कि मोनार्की के पास, किंग के पास उनके कुछ काउंसिलर्स रहते हैं, उनके कुछ अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनका वो सजेशंस लेते हैं, उनके पास पोर्टफोलियो होता है, वो डिसाइड करते हैं कि कौन लोग क्या डोमेन देखेंगे, कौन फाइनेंस देखेंगे, कौन डिफेंस देखेंगे, कौन क्या चीज देखेंगे। डिक्टेटरशिप में ज्यादातर जो डिसीजन होता है वो वेरी मच कंसंट्रेटेड विद इन अ सिंगल पर्सन। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, बट अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूटिज्म के रिस्पेक्ट में तो ये सारे का मतलब लगभग सेम ही है। तो ये आपको ध्यान रखना। हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इस पिक्चर के पास फिर से जाऊं तो आप क्या देखेंगे, इनके सामने इन फोरग्राउंड यू विल फाइंड समथिंग इन सैटर्ड स्टेट, समथिंग इज ब्रोकन देयर। इसका मतलब ये बताना चाहता है कि ये जो टूटे फूटे ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास ओल्ड रिजाइम के हैं। ओल्ड रिजाइम मीन्स व्हाट? कंजर्वेटिव रिजाइम। ओल्ड रिजाइम, ओल्ड रिजाइम मीन्स व्हाट? कंजर्वेटिव रिजाइम। और ज्यादातर इस चैप्टर में जब भी हम बात करें कंजर्वेटिव का तो वो हमारे पास किंग के सिस्टम के बारे में होगा और वो हमारे पास दिखाएगा मोनार्की को। तो ये हमारे पास जो सैटर्ड रिमेन्स हैं वो हमारे पास दर्शा रहे हैं कि ये प्रीवियस रिजाइम का ब्रोकन स्ट्रक्चर है, स्टेट है। अब हम लोग इस चीज को छोड़ चुके हैं, हमने उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया और हमें नए सिस्टम के लिए आगे बढ़ना। और ये देख इसीलिए सारे लोग एक लाइन में खड़े होके, अपने अपने बच्चे बूढ़े सारे लोग एक लाइन में खड़े होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं। और जब वो क्रॉस कर लेते हैं तो एक सिंबल क्रिएट करता है कि हमने वहां पे लिबरल नेशनलिज्म अचीव कर लिया है, डेमोक्रेसी अचीव कर लिया और हमारे पास अपने फंडामेंटल राइट आ चुके हैं। ये हमारा थीम था इस चैप्टर का।
और ये समझाना बिल्कुल जरूरी था, और ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहा है, तो इस पे आप थोड़ा फोकस करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रीजन क्या था हमारे पास। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं एक क्रोनोलॉजी आपको दे देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि हुआ था फ्रांस में 1789, 1789, इसका अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिवोल्यूशन से पहले वहां पे था मोनार्की। ये मोनार्की को हटा के वहां पे लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल हो गया, आ गया डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप किसके टाइम में आया था? नेपोलियन। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। नेपोलियन, ये डिक्टेटरशिप भी चला जाएगा और फिर से हमारे पास आ जाएगा कंजर्वेटिव रिजाइम, जो कि मोनार्की ही है। कंजर्वेटिव रिजाइम मींस मोनार्की, आप समझेंगे। और फाइनली जो हमारे पास 1848 में जो रिवोल्ट होगा और फाइनली वहां पे वो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये होगा हमारे पास 1848 में, ठीक है ना। बिफोर दिस मोनार्की वाज देयर बिफोर 1848, सॉरी बिफोर 1789, राइट। आपको पता होगा वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी था, वो लोग वहां पे रूल कर रहे थे, लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। आपको पता होगा टेनिस कोर्ट ओथ, जिसके थ्रू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया। फिर ये टेनिस कोर्ट ओथ के बाद जो सेटअप लाया गया था, सिस्टम लाया गया था, वो काफी ज्यादा नहीं चल पाया और ये एक मौका दे दिया नेपोलियन को, और नेपोलियन ने वहां पे ओवरटेक कर लिया सारे पावर को। और नेपोलियन जब पावर में आते हैं तो अपने फ्रेंच पीपल के लिए तो वो बहुत कुछ करते हैं, बट नेबरिंग कंट्रीज को वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं। और फाइनली दे ऑल नेबरिंग कंट्रीज ऑफ France they came united against Napoleon, and finally in Battle of Waterloo Napoleon got defeated and he was executed. But he did excellent job for his own people. Please do remember. We'll see with the help of his Napoleonic code you will be able to understand what kind of works he has done and how did he try to uplift the status and living standard of the people of French people. We'll discuss in our coming slides. After Napoleon आपको पता चलेगा कि फिर से ड्यूक मैटरनिक, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्यूक मैटरनिक अभी भी ड्यूक मैटरनिक एक इतने पावरफुल लाइक आप बता सकते हैं कि डिप्लोमैट थे, और अभी भी अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। अब तक की अगर हम सबसे पावरफुल डिप्लोमैट की बात करें तो वो हमारे पास ड्यूक मैटरनिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को हराने के लिए उन्होंने ये समझा कि हम लोग तभी उसको हरा पाएंगे जब हम सारे यूरोपियन कंट्रीज को यूनाइट कर पाएंगे, और ये हुआ क्योंकि ड्यूक मैटरनिक ने ये पॉसिबल कर दिखाया। और फाइनली ड्यूक मैटरनिक के थ्रू ही नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था। और ड्यूक मैटरनिक खुद ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, किंग थे, ड्यूक थे। तो उन्होंने जब नेपोलियन को हटाया तो फिर से फ्रांस में मोनार्की को उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। और एक बार फिर से लोग को जब पता चला कि ये मोनार्की हमारे लिए नहीं वर्क कर रहा है तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। 1848 का रेवोल्यूशनरी अपसर्ज हुआ और फाइनली वहां पे फर्स्ट टाइम इन फ्रांस डेमोक्रेसी विल बी प्रैक्टिस्ड। एंड यू कैन से दिस इज द रीजन व्हाई मल्टीपल टाइम्स आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कि फ्रांस इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक पहला कंट्री बनेगा जहां पे डेमोक्रेसी पहली बार इस आधुनिक वर्ल्ड में प्रैक्टिस किया जाएगा। फ्रांस विल इमर्ज एज अ फर्स्ट कंट्री इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी विल बी प्रैक्टिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप यहां से देख सकते हैं चीज, ये हमारा एब्सोल्यूटिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्रोनोलॉजी था। हम लोग ये देख चुके हैं। अब जैसा कि हमने बात किया कि ये जो अपसर्ज हुआ फ्रांस में वो क्यों हुआ? पहला रीजन एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मींस व्हाट? किंग। मैंने ऑलरेडी बताया कि जहां पे पावर एक ही हाथ में कंसंट्रेट रहेगा वो लोगों के लिए नहीं काम करेगा, और फाइनली पीपल लोग इस चीज उस राज्य के लोग समझ जाएंगे इस चीज को और वो एक स्टेप लेंगे और वो हमारे पास रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। और ये इसका मेजर एक रीजन था एब्सोल्यूटिज्म। स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज।
Liberal idea, this is very, very important. In every part of the world, wherever you are seeing a revolution coming, that will be there because of educated middle class people. एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि लोगों का डिमांड क्या है, उनको क्या चाहिए। जब वो लोग एजुकेटेड हो जाते तो पहले सबसे पहले अपना राइट को देखते, क्या उनके पास वो राइट अवेलेबल है, नहीं है तो फिर उसको अपने हक को मांगेंगे, और हक अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब लिबरल आइडियाज उनको मिला, कहां से, बिकॉज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। ठीक है, अब जब वो एजुकेट हो जाएंगे, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली इन फ्रांस वो लोग क्या डिमांड, वो लोग क्या प्रमोट करेंगे लोगों को, लोगों के बीच में, ताकि सारे लोग एक साथ यूनाइटेड हो जाएं, वो रहेगा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी इक्वलिटी मींस समानता, सद्भाव और भाईचारा। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नो वेरी वेल कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन किया गया। आप इस समझ सकते हैं इसके वेटेज को। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया था रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये हमारे पास रीजंस थे जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में अपसर्ज हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, नया सिस्टम को लाया गया। और जब फ्रांस में कुछ होता है तो ड्यूक मैटरनिक ने एक कोट भी दिया है। ये कोट कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि एक्सप्लेन करें कि ये कोट का क्या मतलब है, किस रेफरेंस में ड्यूक मैटरनिक ने इस कोट को दिया था। व्हाट वाज द कोट? द कोट इज व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेज कोल्ड। अगर फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप को अफेक्ट करेगा। अगर फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड और फ्लू का आगमन होगा। सो दिस वाज द कोट। सो आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये सारे चीज फ्रांस में रेवोल्यूशन लाए, और जब फ्रांस में कुछ होता है तो वो पूरे यूरोप को अफेक्ट करेगा। ये हमारा पॉइंट था। नाउ द आइडिया ऑफ नेशन बिल्डिंग इज और नेशनलिज्म इवॉल्व आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने बताया ना कि अगर फ्रांस में कुछ होता है तो वो वर्ल्ड वाइड और सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज को अफेक्ट करेगा, और यूरोपियन कंट्रीज अपने कॉलोनीज को वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में स्टैब्लिश ऑलरेडी कर चुके थे। तो अगर यूरोप में कुछ होता है तो डेफिनेटली उनकी कॉलोनीज में भी वो चीज देखने को मिलेगा, राइट। तो आप ये चीज यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुआ, अपसर्ज हुआ, नया सिस्टम को लाया गया, वहां पे आप पुराने से और नए को अगर कंपेयर करते, पुराने से अगर नए को कंपेयर करते तो क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह का चेंज आपको देखने को मिलेगा, किस तरह का आपको वहां पे एक एटमोस्फेयर क्रिएट होते हुए दिखेगा। और इन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग देखेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, सो यू प्लीज डू पे अटेंशन हियर। सो फॉलोइंग आइडियाज, ये आइडियाज हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू आए, और जब फ्रांस में ये आइडियाज अगर आ चुके हैं तो ये धीरे धीरे यूरोप में भी फैल जाएंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कुछ आइडियाज का, तो ये देखते हैं कैसे ये हमारे पास नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है। इमर्जेंस ऑफ आइडियल ऑफ ला पैट्राई, ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ला पैट्राई एंड ला सेटियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पैट्राई? पैट्राई मीन्स फादर, okay na, and the land of father means nation. We are talking about nation. French people, they started connecting themselves, started connecting with the nation with the help of father son relation. अपने आप को उन्होंने सिटीजन समझा, अपने आप को ले सिटियन कहा, सिटीजन समझा, और हर एक सिटीजन अपने नेशन का सन है, और जो नेशन है वो उसके लिए फादरलैंड है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ला पैट्राई और ले सिटियन became very very important perspective among the French people, और जिसके थ्रू ये सारे फ्रेंच पीपल अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पे कनेक्ट करने लगे, और ये एक यूनिटी प्रमोट किया। और अगर आप यूनाइटेड हैं तो यू कैन गेट व्हाट एवर यू वांट, राइट। तो यहां पे इसने क्या क्रिएट किया? कलेक्टिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट?
हम सभी लोगों के लिए, हम सभी फ्रेंच लोगों के लिए हमारा एक कॉमन आइडेंटिटी है, और वो क्या है कि हम अपने कंट्री के पुत्र हैं, सन हैं, सिटीजन हैं, और हमारा जो कंट्री हमारे लिए फादरलैंड। ये आपको ध्यान रखना। और ये कहां से इमर्ज हुआ? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से इमर्ज हुआ। नेशनल फ्लैग रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। पहले मोनार्की था, हर एक किंग का अपना एक झंडा होता है, रॉयल स्टैंडर्ड होता है। अब चूंकि हम लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट रॉयल स्टैंडर्ड मस्ट हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग। सो इस डेमोक्रेसी में हमें एक नेशनल फ्लैग चाहिए, और ये नेशनल फ्लैग आ चुका है हमारा। और ये क्या था, किस तरीके का नेशनल फ्लैग था? ये हमारा ट्राई कलर था, ट्राई कलर, जस्ट लाइक इंडियन ट्राई कलर, बट दे हैड डिफरेंट कलर्स देयर। don't consider it just like Indian, means they had 3 colors there, और ये ट्राइकलर नेशनल फ्लैग रिप्लेस करेगा हमारे रॉयल स्टैंडर्ड को। नाउ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुट एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। अब हमारे लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जैसा कि हमारे इंडिया में हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे होल इंडिया के लिए, पैन इंडिया के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ बनाना। अब उसी तरीके से आप यहां पे देख पाएंगे कि हमारे पास पहली बार फ्रांस में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे रखा गया है, और इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है कि सभी के लिए एक लॉ बराबर तरीके से बनाएंगे। लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेजिस्लेशन, राइट? सो यूनिफॉर्म लॉ मींस लॉ सभी के लिए बराबर रहेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट? स्टेट्स जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल असेंबली। अब आप बताएं कि स्टेट जनरल क्या था। मैं फिर से यहां पे जाऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में, तो स्टेट जनरल आपको याद होगा कि was a assembly for those people where all 3 states, representative of all these 3 states of French people were come together for discussing some matters। आपको पता होगा कि फ्रेंच सोसाइटी 3 क्लासेस में डिवाइडेड थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। इन्हीं को हम लोग क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट भी बोल सकते थे। क्लर्जी पीपल जो कि चर्च में काम करते थे, नोबिलिटी पीपल जो कि किंग के लिए काम करते थे, किंग भी खुद इसी सेक्शन में आएगा, और थर्ड स्टेट पीपल वो जो पुअर पीपल थे जो कि फार्मिंग का काम करते थे, पीजेंट्स थे जो लोकल मार्केट में आर्ट्स एंड आर्टिसंस का काम करते थे, ये हमारे पास थे थर्ड स्टेट के पीपल। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट पीपल का तो को प्रिविलेज क्लास भी कहा जाता था, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा प्रिविलेजेस थे, और सबसे बड़ा प्रिविलेज था कि उनको कभी भी टैक्स नहीं देना था, ठीक है? अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेट के पीपल के पास, तो टैक्स देने वाले लोग जो थे वो थर्ड स्टेट क्लास से बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। जब कभी भी किंग, राजा, बॉर्बन डायनेस्टी के राजा और फ्रांस के राजा कोई मीटिंग करना चाहते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते थे। अब तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और उनको, तो आप समझ सकते हैं उनके बैठने के लिए एक बड़ा सा स्पेस चाहिए, और ये जो स्पेस था, वो ये जो हाउस था, ये जो बिल्डिंग था, ये कहलाता था स्टेट जनरल, और उनका जो मीटिंग होता था वो कहलाता था स्टेट जनरल मीटिंग। ये आपको पता होगा अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री तो ठीक है। अब चूंकि वो स्टेट जनरल हमारे पास एक सिंबल है हमारे प्रीवियस सिस्टम का, मोनार्की का, और हम लोग अब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चुके हैं, तो हमें उसको एबॉलिश करना पड़ेगा, और हम लोग यहाँ पे एबॉलिश कर रहे हैं, और उसको एबॉलिश करके हमने वहां पे अपना नया पार्लियामेंट को लेके आ गया जिसका नाम है नेशनल असेंबली। दिस इज द न्यू पार्लियामेंट of French people. This is the new parliament of French people. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। जर्मनी के टाइम में होता क्या ना कि फ्रांस जो था, छोटे फ्रांस ऑलरेडी बहुत छोटा कंट्री है, तो उसके अलावा इसके टेरिटरी के अंदर ही बहुत छोटे स्मॉल टाउन्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, और क्या था वर्स्ट थिंग कि हर एक टाउन के पास एक अपना मेजरमेंट सिस्टम था, यूनिटेड मेजरमेंट सिस्टम था। मैं एक मर्चेंट हूं, और मर्चेंट का क्या काम है, उनको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना, उनको देखना है कि कहां पे बिजनेस, अपना एक प्लेस फाइंड करना जहां पे वो ट्रेड अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपना प्रोस्पेरिटी को गेन कर सकते हैं, ठीक है? हुआ क्या कि अब चूंकि हर एक स्टेट का, हर एक टाउन का एक अपना यूनिटेड मेजरमेंट सिस्टम है, तो मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज होगा कि मैं जब दूसरी जगह जा रहा हूं तो वहां के यूनिटेड मेजरमेंट सिस्टम को फॉलो करूं।
फिर मैं वापस अपने यहाँ आ रहा हूं तो फिर मैं वहां पे फॉलो करूं। तो ये जो था ये काफी ज्यादा डिमोटिवेटिंग एस्पेक्ट था ट्रेड एंड मर्चेंट्स के लिए। तो अब चूंकि हम लोग डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को प्रैक्टिस किया। पूरे होल फ्रांस में हमने एक नया सिस्टम को प्रैक्टिस इंप्लीमेंट किया जो कि हमारे पास प्रमोट करेगा यूनिफॉर्म यूनिट एंड वेट मेजरमेंट सिस्टम। सबको हमने यूनिफाई कर दिया। अब हमारे पास ट्रेड एंड मर्चेंट्स के लिए काफी स्मूथ वर्क फ्लो रहेगा, राइट। जैकोबियन क्लब, आपको पता होगा टीपू सुल्तान भी जैकोबियन क्लब का पार्ट था, है ना। अब ये जैकोबियन क्लब जो थे इन्होंने इस डेमोक्रेसी में और भी अच्छे तरीके से जो डेमोक्रेसी के जो एसेंस होते हैं, नेशनलिज्म के जो एसेंस होते हैं वहां पे प्रमोट किया। अब ये सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं लिमिटेड है, वर्ल्ड वाइड जहां पे भी ये जा रहे हैं वहां पे अपना वो सेटअप रख रहे हैं अपने कंपनी का, और वहां पे लोगों के बीच में वो अपने डेमोक्रेसी के नेशनलिज्म के कंसेप्ट को वहां पे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे जो आप 6 पॉइंट्स देखे हैं ये हमारे पास हाँ रखे हैं, ये हमारे पास आए तभी जब फ्रांस में हमारे पास नए सिस्टम को नया फ्रांस ने नए सिस्टम को अडॉप्ट किया और वो नया सिस्टम था डेमोक्रेसी। So these are the new changes. These are the changes you can see in France after coming of democracy there, after coming of liberal nationalism there. तो अब ये जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक हमारा हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। अगर हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हम यहां से कुछ पॉइंट उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, और फिर हम जाएंगे इटली में, यहां फिर हम आएंगे इटली के भी सारे सीन को हम लोग यहां से कंपेयर करेंगे। ब्रिटेन का भी वही सीन रहेगा, ब्रिटेन में अगर हम कुछ पढ़ाई करेंगे तो उसको भी हम कंपेयर करेंगे। इन्हीं सभी चेंजों से, इन्हीं सभी जो बदलाव जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फ्रांस में, उन इसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। दिस वन कैन बी आस्क्ड इन एन एग्जाम। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म, राइट। तो वहां पे आपने देखा कि ये सारे चीज हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। दोनों जो हमारा कंटेंट है सेम है, ये आप पढ़ लो या फिर आप ये पढ़ लो, दोनों सेम ही है हमारे पास। रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बिल्कुल अटमोस्ट रिक्वायर्ड है। तो वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो भी गवर्नेंस होगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी लेजिस्लेशन होगा, लॉ मेकिंग प्रोसेसेस होंगे, वो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। सो रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ideas like equality, liberty and fraternity got promoted. A new tricolor French flag was promoted. It replaced royal standard. Establishment of National Assembly. This National Assembly replaced what? State General, old parliament which was working under monarchy. Now uniform system of weight and measurement, we already have seen this. In France now we have a common language and this is French. This is an additional point which you didn't see there in earlier slide, so you can keep this one there. French अब हमारे पास पूरे फ्रांस के लिए एक कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप समझ सकते हैं कि अगर सारे लोग एक ही लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, हम लोग को यूनाइटेड करेगा। और अगर हम लोग यूनाइटेड हैं विच मीन्स व्हाट, वी आर स्ट्रांग। ये हमारा थीम था, ये हमारा था आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यू कैन सी दीज आर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और यही क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, दूसरे आंसर यही होगा बट दूसरे फ्रेम में क्या रहेगा, व्हाट changes will you see in France after coming of liberal नेशनलिज्म। तो दोनों का आंसर सेम होगा। आप ये आंसर लिख लो या फिर ये लिख लो। यहां पे भी आपको 7th पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं, फ्रेंच became
नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए दोनों का पॉइंट सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोग इस चैप्टर में, मैंने ये बताया ना कि यही हमारा आज का टॉपिक है। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर व्हाट वाज आवर एजेंडा, दीज वेर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, सिविल कोड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे वियना कॉन्फ्रेंस, हम लोग देखेंगे राइज ऑफ लिबरल्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। दैट्स इट। अब हम लोग देखते हैं 1804 सिविल कोड। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, अगर आप शुरू में जाते हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 1805। आप 1804 देखोगे कहीं पे देखोगे 1805, बट एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया है 1804, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि नेपोलियन भले ही अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए एक काफी बड़ा शत्रु हो, बट अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंच पीपल के लिए वो एक एक्सीलेंट राजा था, एक एक्सीलेंट किंग था। और आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि जब फ्रांस के लोग खुश थे नेपोलियन से, तो नेपोलियन के काम को देख के फ्रांस के लोग काफी ज्यादा खुश थे। और ये न्यूज जब नेबरिंग कंट्रीज में गया तो वहां के लोग काफी ज्यादा ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग भी फ्रांस में इनकॉर्पोरेट हो जाए, ऐड कर लिए जाए। और एक बार जब नेपोलियन ने इन सभी नेबरिंग कंट्रीज को इन्वेड करना स्टार्ट किया, तो ये नेबरिंग कंट्रीज के लोगों ने सोचा कि चलो ये अच्छा है कि अगर हम फ्रांस के अंदर ऐड किया कर लिए जाते हैं तो हमारा भी लिविंग स्टैंडर्ड स्टेटस हमारा सोसाइटी में इंप्रूव कर जाएगा। बट नेपोलियन का इंटेंशन कुछ और था। उनको नेबरिंग लोगों के लिए नहीं काम करना था, उनको नेबरिंग लोगों का टेरिटरी को सिर्फ एनेक्स करना था। क्यों? ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं 1804 का और 19th सेंचुरी के बिगिनिंग का। तो इस टाइम तक वर्ल्ड वाइड हमारे पास मेडिसिनल फैसिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुके थे। मेडिसिनल फैसिलिटीज अगर इंप्रूव कर रहे हैं तो हमारे पास आपको पता चलेगा कि मॉर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज कर जाएगा, विच मींस व्हाट, देयर विल बी राइज इन पॉपुलेशन। दिस रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन made Napoleon think that we require more and more land for our people। हमारे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड की जरूरत है। अब वो कहां से आएगा भाई? लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है फ्रांस के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, नेबरिंग कंट्रीज को इन्वेड करना स्टार्ट किया। पोलैंड हो गया हमारे पास, रसिया भी इन्वेड कर लिया, जर्मनी प्रूसिया को भी इन्वेड कर दिया, ऑस्ट्रिया को भी इन्वेड कर दिया। तो ये जो इन्वेजन थे वो किए गए थे नेपोलियन के द्वारा अपने नेबरिंग कंट्रीज पे। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन एक था कि हमें अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करना है। बट हमारे पास अगर हम देखें दूसरे क्लॉज में, दूसरे रेफरेंस पॉइंट में देखें कि नेबरिंग कंट्रीज के लोगों का क्या वहां पे सोच है, तो पहले तो खुश थे कि हमें नेपोलियन इन्वेड करेगा और अपने कंट्री में मिला लेगा। बट नेपोलियन का इंटेंशन इतना ही था कि हमें टेरिटरी चाहिए, लोगों के लिए हमें कुछ नहीं करना है, नेबरिंग कंट्री के लोगों के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो जल्द से जल्द तुरंत ये बात हमारे नेबरिंग कंट्रीज को पता चल गया और फिर उन्होंने ड्यूक मैटरनिक के लीडरशिप में अपने आप को यूनाइट किया और फाइनली इन बैटल ऑफ वाटरलू दे मैनेज टू डिफीट नेपोलियन। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे नेपोलियन अपने इस 1804 के नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड के थ्रू अपने फ्रेंच पीपल के लाइफ को चेंज करने वाला। कैसे वो चेंज करने वाला, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम उन्होंने किया था एबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब आपको मैं फिर से ये पॉइंट रिकॉल करा दूं कि फ्रेंच सोसाइटी before revolution was divided into 3 classes, or basically you can say 2 divisions were there: privileged class non privileged class। अगर आप देखेंगे प्रिविलेज क्लास तो यहां पे हमारे पास आ जाएंगे क्लर्जी और फर्स्ट स्टेट, जिनको आप बोलते हैं फर्स्ट स्टेट। उसके बाद आ जाएंगे नोबिलिटी, जो कि हमारे पास होंगे सेकंड
स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे नॉन प्रिविलेज क्लास में। क्यों ऐसा था भाई? ऐसा इसलिए था क्योंकि ये थर्ड स्टेट के ही पीपल को सिर्फ ये बोला गया था कि आप टैक्स पे करेंगे। प्रिविलेज क्लास जो पीपल थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना था। इनफैक्ट दे हैव टू कलेक्ट टैक्सेस। क्लर्जी और नोबिलिटी टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। नेपोलियन जब पावर में आया तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि इस फ्रेंच सोसाइटी के जो डिवीजन को इस जो फ्रांस में जो सोसाइटी डिवीजन था उसको उन्होंने कंप्लीट खत्म कर दिया, पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया, वैनिश कर दिया। सो क्लर्जी, नोबिलिटी एंड third estate people, now they are having equal status within society. No worth privileges will be allotted given to you. We all are equal. अब देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेट पीपल का अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो अराउंड 70-80% पीपल फ्रॉम फ्रांस दे वेर कमिंग फ्रॉम थर्ड स्टेट। 70-80% मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे वेर कमिंग फ्रॉम थर्ड स्टेट पीपल। अब वो काफी ज्यादा खुश हैं, और ये खुश हैं तो डेफिनेटली आप कंसिडर करेंगे कि होल French people are happy. This is the reason why I told you Napoleon did excellent job for his people. So third estate people काफी ज्यादा खुश हैं। धीरे धीरे क्लर्जी और नोबिलिटी भी ये समझ चुके होंगे कि हाँ यही सही है और हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम वी हैव टू अडॉप्ट द कंसेप्ट। तो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट इसको एबॉलिश कर दिया गया और पूरे फ्रांस में एक यूनिफॉर्म सिस्टम को लाया गया, और ये हमारे पास था इससे कनेक्टेड एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट्स टू प्रॉपर्टी। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी मींस एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं था पहले। आपको एक चीज और मैं तो बताता चलूं यहां पे इस छोटे से पार्ट में, अगर आपको पता होगा रेन ऑफ टेरर, इस टाइम में प्रैक्टिस किया जा रहा था सोशलिज्म। जस्ट आफ्टर दिस रेन ऑफ टेरर आपको पता चलेगा कि नेपोलियन ने ओवरटेक कर लिया था फ्रांस पे। तो जब ये रेन ऑफ टेरर आप देखेंगे तो वहां पे एक्सट्रीम form of socialism was getting practiced, and socialism means what? No accumulation of wealth। यहां पे वेल्थ का accumulation नहीं होगा, आपके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं रहेगा। इसका मतलब नो accumulation of wealth। अब हम आ चुके हैं नेपोलियन के पास। नेपोलियन क्या करेगा? कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस करेंगे। और कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? राइट टू प्रॉपर्टी। आपके पास ये राइट दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी को अर्न करें, अपने पास जमा करें और अपने आप को रिच बनाएं। अब लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया, वो काम करने लगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए वो समझ चुके थे कि मनी का होना, वेल्थ का होना बहुत जरूरी है। तो ये कंसेप्ट उनको बहुत अच्छा लगा और लोग फिर से काफी ज्यादा खुश हो गए। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया। लॉ के सामने सभी लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। देयर विल बी नो डिवीजन, डिस्टिंक्शन देयर। एंड नेक्स्ट पॉइंट यू हैव सीन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज असाइन्ड टू पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दिस रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर अगर एक्सट्रीम सोशलिज्म था तो हमारे पास अगर हम बात करें नेपोलियनिक कोड, तो उन्होंने उसको रिमूव किया और वहां पे उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। ये चीज आपको ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वेयर सिंप्लीफाइड। नाउ अगर आप देखेंगे हमारे पास इंडिया का एक डिवीजन, हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो होल इंडिया हमारे पास डिवाइडेड है स्टेट्स में। स्टेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स and districts are again divided into rural and urban areas। तो ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं, इंडिया, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड रूरल एंड अर्बन पार्ट, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। नेपोलियन ने पहली बार इसको प्रैक्टिस किया था। उनको ये पता था कि लोगों के पास हमारा गवर्नेंस
पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट लाया, उसको सिंप्लीफाई किया, लोगों को रिक्रूट किया और वहां पे उन्होंने लोगों को भेजा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया कि आपको गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराना है प्रॉपर्ली, और ये था काफी अच्छा इनिशिएटिव नेपोलियन का। फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ये वेरी मच इफेक्टिव था मोनार्की के टाइम में। किंग जब थे तब ये सिस्टम काम करता था, बट अब किंग ही नहीं है, तब फिर फ्यूडल सिस्टम का क्या जरूरत। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि पूरे लैंड, फ्रांस के पूरे लैंड को हमने किंग के नाम से जाना। अब किंग चूंकि हर जगह नहीं जा सकता था, तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया छोटे छोटे लैंड लॉर्ड्स को। ये लैंड लॉर्ड्स ने उस जमीन को दे दिया पीजेंट्स को। ये पीजेंट्स उस पर काम करते थे, जो भी क्रॉप वो हार्वेस्ट करते थे, कल्टीवेट करते थे। मोस्ट ऑफ दीज विल गो टू लैंडलॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। लैंडलॉर्ड्स विल कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम ईच एंड एवरी सिंगल पीजेंट्स, एंड आफ्टर कलेक्शन दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू किंग्स ट्रेजरी, राइट। तो ये हमारे पास प्रोसेस था। तो हमारे पास जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पीजेंट्स जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, उनके पास क्या बचा? 90% of their profits will go in the form of taxes, because earlier I told you they were the part of the third estate and third estate people have to pay taxes. आप समझ सकते हैं ये बात, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या पता चलता है, ये फ्यूडल सिस्टम काफी ज्यादा हमारे लिए एक डिजीज की तरह था। अब चूंकि ये मोनार्की के साथ पहले से एसोसिएटेड था, मोनार्की अब चला गया, हटा दिया गया है, तो हमारे पास आ गया है नेपोलियनिक कोड। तो वहां पे उसने फ्यूडल सिस्टम को पूरे अच्छे तरीके से डिलीट कर दिया, हटा दिया, एबॉलिश कर दिया। अब ये एक और रीजन बनेगा लोगों के खुश होने के लिए। पीजेंट्स वेयर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। अब मैंने बताया ना कि पीजेंट्स जो थे काम कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स के लिए। ये पीजेंट्स का अपना कुछ नहीं था, उनका अपना एक भी लैंड नहीं था, वो काम करते थे लैंडलॉर्ड्स के लिए ऑन डेली बेसिस, और वो लैंडलॉर्ड्स उनको कुछ मंथली, वीकली, ऑन मंथली एंड वीकली बेसिस उनको पे करेंगे। और ये जो उनका जो काम है, जो मैन लोग काम कर रहे हैं, जो सर्फ मींस पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स और लैंडलेस पीपल विल बी कॉल्ड एज सर्फ। सर्फ वर्ड इफ यू सी दिस मींस सर्फ, मैं सिर्फ यहां पे बता देता हूं, सर्फ का मतलब क्या होता है। लैंडलेस लेबरर्स, दे वर वर्किंग फॉर लैंडलॉर्ड्स। अब ये जो जब काम करे लैंडलॉर्ड्स के लिए, तो इनको मंथली और वीकली बेसिस पे किया जाना है। अब और ये लगभग एक तरीके से आप समझेंगे तो ये स्लेव हो गए हैं लैंडलॉर्ड्स का। और अब चूंकि नेपोलियन आ गया, तो इन सबको फ्री कर दिया, और कहीं से भी किसी तरह का कोई बंदिश नहीं रहेगा, तो वो लोग फ्री अपने आप को महसूस करेंगे और सारे प्रॉब्लम से अपने आप को निजात पाने की कोशिश करेंगे। Now guild restrictions were removed. Guild restrictions means what? Earlier I told you ना, socialism was there. Socialism means what? No accumulation of wealth. आप wealth जमा नहीं कर सकते। wealth जमा करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस में उतरना पड़ेगा। बिजनेस में आप जब उतर रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि अपने आप बिजनेस को मॉडिफाई करें, सिंप्लीफाई करें, और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज लोगों को पहुंचाएं। और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास एक एसोसिएशन होगा, जिस एसोसिएशन के थ्रू आप अपने सारे प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। बट आपको पहले पता होगा कि हमारे पास सोशलिज्म था, जो कि ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करता। अब नेपोलियन आ गए, इन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया है। कैपिटलिज्म प्रमोट तभी होगा जब लोग बिजनेस क्लास पीपल आगे आएंगे और इन सारे इश्यूज को समझेंगे, एक साथ काम करेंगे। गिल्ड इज जस्ट नथिंग बट ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम इंटरेस्ट, सेम बिजनेस क्लास। अगर हम एक टीचर हैं, तो हमारे जो टीचर्स का ग्रुप होगा, वो टीचर्स का गिल्ड कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। तो अब नेपोलियन ने इसको इस पे जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया, और ये टाउन में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अब काम कर रहा है, और इसके थ्रू जो बिजनेस क्लास पीपल हैं काफी ज्यादा बेनिफिट होंगे, और वो प्रोग्रेस को अचीव करेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़ा है, वो हमारे पास 1804 का सिविल कोड था। इसी को नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। अब उन्होंने अच्छा काम किया। 1804 में उन्होंने फ्रांस के पावर को ओवरटेक किया, पावर में आ गए, बहुत अच्छे तरीके से दमखम उन्होंने दिखाया और लोगों की लाइफ को भी सुधारा।
पर उनका एक ड्रॉबैक था, उन्होंने अपने नेबरिंग कंट्री के पीपल को डिस्टर्ब कर दिया, उनको डिमोटिवेट कर दिया, और फाइनली ये क्या हो गया, उनको डिफीट मिलेगा 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815 एंड आफ्टर दिस यूरोपियन governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatism, I told you, it was the part of absolutism. Absolutism is what? Monarchy, where power will be concentrated within a single person, right? अब नेपोलियन के जाने के बाद फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया है। मैं फिर से आपको एक बार पीछे ले जाता हूं, जहां पे मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया था। यहां पे आप देखेंगे मोनार्की था फ्रांस में, इसको रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, नेपोलियन पावर में आ गए। अब नेपोलियन को हराने के बाद फिर से कंजर्वेटिव मींस मोनार्की फिर से इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है, ये बात मेंशन किया हुआ है। एज ए पॉलिटिकल फिलोसफी कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म किस चीज पे स्ट्रेस करता है, इंफेसिस करता है, चलिए देखते हैं। इट इज स्ट्रेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ tradition established institutions and custom and preferred gradual development to quick change. Quick change कभी भी इनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया था, यही रीजन था कि वो ऑर्थोडॉक्स कहलाएं। ऑर्थोडॉक्स पीपल विल नेवर सपोर्ट क्विक चेंजेस, दे विल अडॉप्ट ग्रेजुअल और स्लो चेंजेस, राइट। अब यहां पे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मैंने पहले बताया था, कंजर्वेटिव मैंने बताया था, मोनार्की मैंने बताया था, एब्सोल्यूटिज्म का ही ये सारा स्फेयर था। ये सब सारे स्फेयर जो हैं, ये सब जो सारे पॉइंट्स हैं, ये एब्सोल्यूटिज्म से ही रिलेटेड है। और नेपोलियन के जाने के बाद आप देखेंगे वहां से प्रॉपर तरीके से कंजर्वेटिज्म इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। ये फिर से मोनार्की को वहां पे लेके आएगा। इन द बैकग्राउंड अ समिट, ना हम लोग बात करने वाले हैं वियना कॉन्फ्रेंस। 1815 में जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था तो इन्होंने एक अर्जेंसी समझा। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा पर्सन था जो नेपोलियन को डिफीट किया था। मैंने बताया ऑलरेडी, मैं उसका नाम ले चुका हूं, जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ने पूरे फ्रांस के यूरोप के लोगों को यूनाइट किया था, और ये यूनिफिकेशन जो हुआ था यूरोपियन लोगों का नेपोलियन के अगेंस्ट, यही पॉसिबल किया कि नेपोलियन को हराया जाए। अब जब नेपोलियन हार चुका है तो हम अपने सिस्टम को वहां पे लाएंगे ना, और हमारा सिस्टम क्या है, मोनार्की, कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म आ चुका है। अब कंजर्वेटिज्म को एक पूरे वाइड स्केल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक चाहिए मीटिंग, हमें एक मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ेगा, एक समिट कंडक्ट करवाना पड़ेगा, एक कांग्रेस कंडक्ट करवाना पड़ेगा, और ये कांग्रेस कहलाएगा वियना कॉन्फ्रेंस। यहां पे देखेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मैटरनिक दिस वियना कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड in 1815. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. You can see his name appearing here. The Treaty of Vienna was signed in this Congress. यहां पे आप देखेंगे कि ये वियना कॉन्फ्रेंस का क्या क्या हमारे पास फीचर्स था। फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। फर्स्ट, Bourbon dynasty will be restored to power in France. Dynasty means what? King. King means what? मोनार्की सिस्टम फिर से लीजिए आ गया आपका फ्रांस में। इतना कुछ करने के बाद फिर से हम वहीं पे आ गए। टाइम इज ए सर्किल, ओके ना। तो आप देखेंगे बॉर्बन डायनेस्टी, ये वही बॉर्बन डायनेस्टी था जो कि हमारे पास लुइस 16 के पास था, के टाइम में था फ्रांस में। लुइस 16 पता ना कि रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो उसके उस टाइम में अगर कोई किंग था फ्रांस का तो वो लुइस 16 थे, और वो कौन से डायनेस्टी से आते थे, बॉर्बन डायनेस्टी। अब उनके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर नेपोलियन आए, अब फिर से वापस हम चले गए इसी डायनेस्टी के पास, क्योंकि डायनेस्टी मींस व्हाट, किंग, और इसको सपोर्ट किया था कौन, ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक की बात क्यों माना जा रहा था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, उनके एफर्ट के थ्रू ही नेपोलियन को हटाया जा चुका था, इसलिए सभी लोग उनकी बात को मान रहे थे, और फिर से उनके बात को देखते हुए बॉर्बन डायनेस्टी को फ्रांस सौंप दिया गया था। The main intention was to create a new conservative order in Europe. फिर से कंजर्वेटिव ऑर्डर को हम वापस लेके आएंगे, मोनार्की को वापस लेके आएंगे। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी। नेपोलियन ने को मैंने बताया ना कि नेपोलियन जब पावर में था तो उसने नेबरिंग कंट्रीज को एनेक्स किया था। नेबरिंग कंट्रीज को जब एनेक्स किया था, विच मींस व्हाट, ऑल स्मॉलर कंट्रीज विल बिकम द पार्ट ऑफ फ्रांस। अब चूंकि नेपोलियन को हटाया जा चुका है तो फिर से इन सभी कंट्रीज को रिस्टोर किया जाएगा, तो रिस्टोर किया जाएगा, इनके पावर को रिस्टोर किया जाएगा, उनको एक नया टेरिटरी
दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप वो चीज देख सकते हैं, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, अ सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के बाउंड्री पे फ्रांस के चारों तरफ से एक बाउंड्री कार्व कर दिया गया था कि इन फ्यूचर फ्रांस अगर चाहे भी तो कभी भी किसी कंट्री को एनेक्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यहां पे आपने देखा कि ये सारे फीचर्स थे हमारे वियना कॉन्फ्रेंस ऑफ 1815, जो कि लेड बाय, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, लेड और चेयर्ड बाय, ये जो कॉन्फ्रेंस था चेयर्ड बाय ड्यूक मैटरनिक। ये आप ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। ठीक है, अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमने देखा कि हर एक जगह वो कंजर्वेटिज्म लाना चाह रहे थे। कंजर्वेटिज्म को मैंने यहाँ पे पहले भी डिफाइन कर चुका था, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institution and customs and preferred gradual development to quick change। here same exactly मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट को हटाया बताया था। देखिए, प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ये कभी भी सडन चेंज को सपोर्ट नहीं करते थे, ये हमेशा दे प्रिफर्ड स्लो एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। दैट इज द रीजन व्हाई दे वर कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कनेक्ट करने में आसान हो। ऑर्थोडॉक्स मीन्स कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म भी आपको रेफर करेगा मोनार्की की तरफ। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमें एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिज्म और मोनार्की। इन 1815 यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, ये आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से जो थे यूरोपियन पावर्स अभी इमर्ज हो रहे थे, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। कलेक्टिवली दे डिफीटेड नेपोलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मैटरनिक, and there they concluded this congress under the leadership of Duke Metternich, and the place where this meeting was conducted, that was Vienna. So that's why this place is called, this treaty is called as Treaty of Vienna of 1815, right? क्या था हमारा, फिर से हम देख लेते हैं फीचर्स। अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था इसका फीचर्स, इसी को हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा इस ट्रीटी ऑफ वियना का, कि अंडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस विच वाज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो भी किया था उसको फिर से हम रिस्टोर करेंगे, और वहां पे मोनार्की और कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हम लोग, और ओल्ड रिजाइम। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, कभी कभी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिज्म, मोनार्की को ओल्ड रिजाइम के नाम से दर्शाया गया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओल्ड रिजाइम मींस व्हाट, मोनार्की, कंजर्वेटिज्म एंड ऑर्थोडॉक्स। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ हमने बताया कि नेपोलियन मेन फीचर था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें नेपोलियन के द्वारा किया गया सारा काम को हटा देना, रिमूव कर देना है, बिल्कुल एबॉलिश कर देना। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। इंटेंशन क्या था, रिस्टोर मोनार्कीज। मोनार्कीज मैंने बताया कुछ नहीं है, बस कंजर्वेटिज्म या फिर ओल्ड रिजाइम, इसको बोल दीजिए आप। मैं बार बार ये चीज लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझने में आसान हो। मैं बार बार एक ही चीज को लिख रहा हूं क्योंकि कहीं से भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओल्ड रिजाइम, कंजर्वेटिज्म, ऑर्थोडॉक्स, मोनार्की, सभी का मतलब सेम है और सभी का मतलब एब्सोल्यूटिज्म है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ऑल रेफर्स टू एब्सोल्यूटिज्म। नाउ अगर फ्रांस की बात करें तो क्या हुआ था, दे रिस्टोर्ड बॉर्बन डायनेस्टी टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज विच वाज अनेक्स्ड बाय नेपोलियन। हमने ऑलरेडी पढ़ा इस चीज को। अब मैंने बताया था कि जब सारे टेरिटरी को जो नेपोलियन ने एनेक्स किया था फिर से रिस्टोर किया गया, तो कौन कौन से जो टेरिटरीज थे जो कि रिस्टोर किए जा रहे हैं, यहां पे आप काफी अटेंशन देके देखेंगे ये सारी चीज को। किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। यहां पे आप याद रखेंगे हम लोग बात कर रहे हैं टाइम ऑफ 1815। सबसे पहले नीदरलैंड को नेपोलियन ने एनेक्स किया था, तो नीदरलैंड को अब रिस्टोर किया गया है। अब जो ये नया नीदरलैंड बन रहा है उसी के अंदर में बेल्जियम को रखा गया। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। बेल्जियम विल अपीयर मल्टीपल टाइम्स इन दिस ईयर ऑफ एसएसटी कंटेंट। यहां पे आप देख रहे हैं हिस्ट्री में आ रहा, आपको सिविक्स में भी देखने को मिला होगा। आप देखे होंगे जब आपने पढ़ा होगा
फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स, वहां पे आपको पता चला होगा कि हमने वहां पे कंपेयर किया श्रीलंका को और बेल्जियम को पावर शेयरिंग चैप्टर में, केस स्टडी के फॉर्म में। तो वहां पे आप देखेंगे कि बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अभी तक बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। 1815 में ये किसके अंदर है? नीदरलैंड के अंदर है। और कब ये फ्री होगा हम लोग देखेंगे आगे। जेनोवा वाज आल्सो annexed by नेपोलियन, नाउ नेपोलियन इज गॉन, सो इट विल बी एडेड टू पिडमेंट। ओके, नाउ ऑस्ट्रिया गॉट द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली। अब ये पार्ट भी आएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली के टाइम में। ऑस्ट्रेलिया किसको कंट्रोल कर रखा है? नॉर्थ इटली को। नॉर्थ इटली जो रहेगा 7 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, और ये सातों पार्ट एक्सेप्ट वन पार्ट, लाइक आउट ऑफ 7 1 पार्ट विल बी फ्री एंड रिमेनिंग 6 पार्ट्स विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बात करेंगे, यूज करेंगे ये कंसेप्ट जब हम लोग कवर करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। रसिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड। हम लोग एक चीज और देखेंगे कमिंग स्लाइड्स में कि पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में। रसिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो कंट्रीज थे पोलैंड को अपने बीच में बांट लिए थे। तो पोलैंड का जो अपना कल्चर था वो खुद गायब हो चुका था। बट कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग इस चीज को समझेंगे कि हमें अपना पावर चाहिए, हमें अपना राइट चाहिए, हमें अपना लैंग्वेज चाहिए। और फाइनली हम लोग देखेंगे कि कैरोल करपुंस्की एक काफी बड़ा इनिशिएटिव लेंगी और अपने कुछ लाइक फॉक टेल, लाइक पोलोनाइस एंड मजूरका के थ्रू सभी लोगों को यूनाइटेड करेंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी के फॉर्म में सबको बाइंड करेंगे, और फिर से वहां पे एक स्ट्रगल आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, और फाइनली पोलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएगा। हम लोग आगे के स्लाइड में इस चीज को देखेंगे। नाउ प्रूसिया विच इज जर्मनी गॉट द पार्ट ऑफ सैक्सोनी। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके कमिंग स्लाइड्स में यूज होंगे। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, ये सारे जो हमारे हैं नए कंट्रीज हैं जो कि अभी अपने पावर को रीगेन करने वाले हैं जस्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ नेपोलियन। these will come in existence only after this treaty of Vienna, which was convened under the leadership of Duke Metternich, right? तो प्रूसिया देखा कि ये सैक्सोनी को कवर कर लिया है, रूसिया ने पोलैंड पे अपना अधिकार जमा दिया है, ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल कर रहा है पूरे नॉर्थ इटली को, जेनोवा को एडिट किया गया था पिडमेंट में, और किंगडम ऑफ नीदरलैंड भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था जो कि बेल्जियम के ऊपर अपना अधिकार जमा के बैठा हुआ था। तो बेल्जियम अभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, अभी वो किसका पार्ट है? नीदरलैंड का पार्ट है। ये सारे हमारे थे कंसेप्ट्स ट्रीटी ऑफ वियना के, इसको आप याद रखेंगे। ये एक पिक्चर है जो कि मैं बार बार देख रहा हूं कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके बोर्ड एग्जाम और कभी कभी स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि दिस इज बैटल ऑफ लिप्जिग, दिस इज बैटल ऑफ लिप्जिग, दिस इज the first battle in which Napoleon was defeated in 1813. In 1813, first time Napoleon got defeated. It was not that much severe, but if you see, this was the beginning of fall of Napoleon, right? The courier of Rhineland, here you can see Rhineland. Rhineland is a mineral rich area of Germany. Later it will be, again this point I think you have studied in class 9th, Nazism. ओके ना? राइनलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम लिप्जिग। लिप्जिग में इसको नेपोलियन को डिफीट मिला। इसके बैग में जो आप दिखा रहे हैं, इनको नेपोलियन को एक पोस्टमैन के तौर पे दिखाया गया यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं कि उसका जो बैग है, बैकपैक है, उसके माउथ खुले हुए हैं और उससे सारे पोस्ट कार्ड्स बाहर आ रहे हैं। ये जो पोस्ट कार्ड रेफर कर रहे हैं, क्या ये जो पोस्ट कार्ड है ये रेफर कर रहे हैं सारे कंट्री जो कि नेपोलियन अभी अपने आप के अपने कंट्रोल से उसको जाने दे रहा है। तो फर्स्ट, दिस वाज द फर्स्ट बैटल व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड एंड दिस वाज बैटल ऑफ लिप्जिग। नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज द पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द लॉस्ट in the battle of Leipzig in 1813, each later dropping out of his bag wears the names of the territories he lost. जो भी लेटर आप देख रहे हैं उस पे एक कंट्री का नाम लिखा हुआ है, विच मीन्स कि वो टेरिटरी जो से उसके हाथ से निकल गया। ये है बैटल ऑफ लिप्जिग और फाइनली हमारा नेपोलियन हार गया, डिफीट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि वियना कॉन्फ्रेंस हुआ। वियना कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ हमने देखा, और वियना कॉन्फ्रेंस जो कन्वेन हुआ था वो किनके लीडरशिप में हुआ था? ड्यूक मैटरनिक के अंडर हुआ था। अब हम लोग थोड़ा सा ड्यूक मैटरनिक के पर्सनालिटी का परिचय ले लेते हैं, देखते हैं कि वो कौन थे।
He was the Austrian chancellor. He was born on 15th May 1773. He had once remarked, इनका जो कोट, दो कोट से काफी इंपॉर्टेंट है. Already once I had reiterated this quote. When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. Mazzini is the most dangerous enemy of our social order. Our social order means what? Old regime. Old regime का मतलब मैंने बताया था कि कंजर्वेटिज्म, मोनार्की. ओके ना? तो ये जो दो कोट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में साल दर साल पूछा जाता है, तो अब इस पे थोड़ा फोकस रखेंगे. यहाँ पे उसी चीज को उन्होंने रिकॉल किया है. When France sneezes, the rest of the Europe catches cold, which means what? If something is happening in France, soon it will affect the rest of the part of the Europe. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं. He took a prominent part in Congress of Vienna and dominated the European politics from 1814 to 1848. He acted as the restorer of the old regime. Old regime means what? Social order of conservative people, and that was about monarchy. And he initiated the reconstruction of Europe after the Napoleon War. After the Napoleon, I told you ना, many countries were annexed by Napoleon. So फिर से उनको रिस्टोर करना, ये सब सारा हुआ पॉसिबल किनके थ्रू? ड्यूक मैटरनिक के ही थ्रू. अब हम लोग आ जाते हैं ये पिक्चर काफी ज्यादा पॉपुलर था. अब फ्रांस में हमारे पास कंजर्वेटिव सिस्टम है, मोनार्की है, जहां पे लोगों को तो पावर दिया गया था, बट किस तरह का पावर दिया था कि आप म्यूटेड रहेंगे, आप वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे जब भी आपको मीटिंग अटेंड करना रहेगा. तो ये एक फनी कैरिकेचर है, द क्लब ऑफ थिंकर्स. ओनली यू कैन अटेंड द मीटिंग जस्ट ओनली फॉर थिंकिंग. यू कांट गिव आइडियाज, यू कांट शेयर योर व्यूज, यू हैव टू पुट अ मजल लाइक अ मास्क ओवर योर माउथ. सो whenever you are tempted to say something, this mask, this muzzle will prevent you from speaking, right? So this is a very funny caricature. It continued from 1815 till 1848. This kind of structure was very much common everywhere in Europe. Like all leaders, they were almost silent. They didn't do anything. They were much interested in just attending the meeting, and they were just living for their own survival. They didn't do much for their people. That was the thing. This was highlighted here. You can go with this. Now liberal nationalism. अब हम लोग बात कर रहे हैं 1848 का. इसके दो व्यूज थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज. फाइनली मैंने बताया ना कि 1848 आते आते आपको वहां पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज दिखने लगेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव रिजाइम आ चुका था और ये कंजर्वेटिव रिजाइम किसी भी तरीके से लोगों के बीच में वर्क नहीं कर रहा था. लोगों ने स्टेप लिया, फिर से रिवोल्यूशन को इग्नाइट किया. और इनका क्या व्यू था? इनका बेसिकली दो व्यू था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल व्यूज. पॉलिटिकल व्यूज अगर देखें तो सबसे पहला एसोसिएटेड रहेगा कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट होना चाहिए और वहां पे एबॉल्यूशन ऑफ ऑटोक्रेसी होना चाहिए. ऑटोक्रेसी मींस मोनार्की. ऑटोक्रेसी मींस वेयर पावर इज कंसेंट्रेटेड विद इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन. ये था हमारा पॉलिटिकल व्यूज. मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, पीवी मींस पॉलिटिकल व्यूज. Rule based on constitution, that was again political views. Parliamentary form of government, political views. End of privileges, political views. Equality before law, political views. The right to vote, political views. Free market, economical views. And abolition of imposition of taxes, economical views. ये हमारे पॉइंट्स थे जो कि एसोसिएटेड थे लिबरल नेशनलिज्म से, और ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज लाएगा यूरोप में. फ्रांस का हमने सारा स्टोरी देख लिया. फ्रांस में लिबरल नेशनलिज्म आया, इसने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया. ये सारे चीज हमारे पास क्या दे रहे हैं? कमिंग ऑफ डेमोक्रेसी, रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब फ्रांस में ये सारा चीज हो गया, डेमोक्रेसी आ गया फ्रांस में. हम लोग फ्रांस की बात नहीं करेंगे. अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दूसरे कंट्रीज के बारे में. ये जो डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है ये हमें लेके जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की तरफ. चलिए जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं. अब जर्मनी के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो भी चीज अभी तक हमने पढ़ा है फ्रांस के रिस्पेक्ट में, वो सारा चीज हम लोग रिकॉल करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के लिए भी. तो जस्ट लाइक फ्रांस, हियर वी हैव टू टॉक अबाउट जर्मनी.
आपको मैंने बताया था कि फ्रांस में जब नेपोलियन आए थे तो उन्होंने यूनिफाइड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को प्रमोट किया था। जब डेमोक्रेसी आया था तो उन्होंने पूरे फ्रांस में एक कॉमन यूनिट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को प्रमोट किया था। अब देखते हैं जर्मनी में क्या सीन है। इन 18th century there was a strong demand of middle class and expansion of trade, but there were few obstacles. लोग एक्साइटेड थे कैपिटलिज्म प्रमोट करने के लिए, बिजनेस क्लास पीपल फॉरवर्ड आ रहे थे, लोग वेरी वेरी एक्साइटेड, पीपल वेर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बिजनेस, बट देयर वेर सम ऑब्स्टैकल्स। लेट्स सी व्हाट वेर दीज ऑब्स्टैकल्स। अनइवन मेजरमेंट्स, अनइवन मेजरमेंट्स था वहां पे। मैंने बताया था ना कि यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ज्यादा डिफरेंट था वहां पे। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज LA had value difference like 54.7 centimeter in Frankfurt, 55.1 centimeter in Mainz, and 53.5 in Freiburg. These areas, these cities, these towns you have seen were the parts of Germany. And Germany, which means what? Prussia. Basically Prussia हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। Prussia, later Germany was called as Prussia. The language which was spoken in these two places was common, that was German. So that's why later the unification of both of these countries will be possible, because they all were having a common mother tongue. They felt united and they promoted unification of Germany there later, right? तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये पार्ट है प्रूसिया का। प्रूसिया में देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स हैं, टाउन्स हैं, लाइक आप फ्रैंकफर्ट, मेन्स और फ्रेलबर्ग। मैं एक बिजनेस क्लास पीपल हूं, मैं हर दिन इन सारे एरियाज को ब्राउज कर रहा हूं, और मैं जब भी जाता हूं तो मुझे काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होता है। अगर मैं एक यूनिट लेता हूं लेंथ का, तो सब जगह ये चेंज हो रहा है, तो हर बार मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने यूनिट को। ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज था मेरे लिए और काफी बड़ा सेटबैक भी था। ये प्रमोट नहीं कर रहा था फ्री एंड फेयर ट्रेड, राइट। दूसरी बात करें तो हमारे पास ये टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस थे, बिकॉज एवरी रीजन हैड देयर ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स। these were the obstacles, that was the reason why these merchants, traders were very much demotivated. And finally, first time here you will see they finally came with an idea to practice Zollverein. और ये इनिशिएटिव किनके द्वारा लिया जाएगा? ये इनिशिएटिव लिया जाएगा प्रूसिया के द्वारा। In 1834, if someone asks what is the meaning of Zollverein, this is a custom union. What is Zollverein? This is a custom union. It came in existence in 1834. What are the points? Here you can see. Initiated by Prussia, later it will be joined by German states. Obviously, because German people were speaking same language as Prussian people. तो यहां पे देखेंगे एक क्वेश्चन यहां से आता है, Unification of Germany concluded in 1877, right? But political unification happened of Germany after Frankfurt Parliament. Sorry, after Treaty of sorry, I'm forgetting 1877, right? Here, if you go, (1816) to 1871. Correct, not 77. Italy will be there in 1877. So where were we? कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैपेंड और कंक्लूडेड इन 1871. हाउ विल यू से दैट इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑलरेडी कंक्लूडेड इन 1834? इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी स्टार्ट हुआ था 1834 में ही, क्योंकि प्रूसिया ने तो पहले इनिशिएट किया था इस जोलेवरेन को। उसी साल जर्मनी के बहुत सारे स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, जो भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, वो भी इसको फॉलो करने लगे। तो ये था हमारे पास यूनिफिकेशन, इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। क्या एम था इसका? टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। यही तो रीजन था, यही तो रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर्स ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। आप समझ सकते हैं कि टोटल 30 स्टेट्स वेयर देयर
in these two places like Prussia and German state. Now and for each and every state there were separate currencies, means 30 state 30 currencies. अब चूंकि हम लोग यूनिफाइड हो गए हैं तो प्रूसिया के लिए एक और जर्मन स्टेट के लिए वन, तो दोनों मिला के टोटल 2 ही करेंसी अब बचे हैं, बाकी सारा यूनिफाइड हो गया फ्रॉम 30 to 2. सिंप्लीफिकेशन ऑफ करेंसीज और वेटेड मेजरमेंट यहां पे आप देख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस. थोड़ा सा हमने इसके बारे में बात किया था 1830 से 1848 के बीच में. ये हमारे पास एसोसिएटेड है द वर्क ऑफ एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ गिसेप मजीनी. ठीक है, अब देखिए यहां पे कैसे ये प्रमोट कर रहा है रिवोल्यूशन. इन इटली एंड जर्मन स्टेट्स वेयर कंजर्वेटिव्स वेर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर. कंजर्वेटिव्स मींस मोनार्की, दे वेर ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर. अब फ्रांस में आप अगल बगल आप अगर चेंज देख रहे हैं तो अपने कंट्री में भी उसको आप लाने की कोशिश करेंगे ना. फ्रांस में ऑलरेडी सिस्टम चेंज हो चुका है भाई, तो हम लोग अब जर्मनी और इटली में भी तो वही लाने की कोशिश करेंगे ना जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए सही है. तो कंजर्वेटिव पीपल वहां पे अपना काम कर रहे थे, बट अब लिबरलिज्म और नेशनलिज्म भी यहां पे धीरे धीरे वो स्प्रेड कर रहा था. और वो स्प्रेड कर रहा था किसके सपोर्ट से? रिवोल्यूशन के सपोर्ट से. लोगों को रिवोल्यूशनाइज किया जा रहा था, क्या लाने के लिए? लिबरलिज्म और नेशनलिज्म लाने के लिए. रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वेयर आल्सो फॉर्म्ड इन ऑटोमन अंपायर. ऑटोमन अंपायर जो कि ऑटोमन अंपायर जो कि एसोसिएटेड रहेगा हमारे पास लाइक ग्रीस. हम लोग देखेंगे कमिंग स्लाइड्स में ग्रीक का पार्ट आएगा. ग्रीक जो था हमारे पास ऑटोमन अंपायर का पार्ट था, और वहां पे भी एक इंस्पिरेशन होगा आएगा, और ये इंस्पिरेशन आएगा फ्रांस से, यूरोपियन कंट्रीज से, जहां पे लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड हैं नए सिस्टम को लाने के लिए. और जिसके चलते ये जो छोटे छोटे ऑटोमन एम्पायर्स के स्टेट्स लाइक ग्रीक हो गया, मेसोपोटामिया हो जाएगा, ये सारे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए कोशिश करेंगे, और इनको सपोर्ट भी मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज से. आगे के कंटेंट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. सो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स वेयर आल्सो फॉर्म्ड इन ऑटोमन एम्पायर व्हिच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. आयरलैंड में भी होगा और पोलैंड में भी हम देखेंगे. ठीक है, दीज रिवोल्यूशंस वेर डन बाय लिबरल्स हु बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. हमने बताया था कि जहां कहीं भी आप देख रहे हैं कि रिवोल्यूशन होने वाला है वो तभी होगा जब वहां पे एजुकेटेड मिडिल क्लास का कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा. ठीक है, इन जुलाई 1830 फर्स्ट अपराइजिंग टुक प्लेस इन फ्रांस वेयर बॉर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन बाय लिबरल्स. अब बॉर्बन डायनेस्टी मैंने बताया था कि 1815 जो कि ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, वहां से लेके 1830 तक आप देखेंगे कि वहां पे बॉर्बन डायनेस्टी थे, बॉर्बन डायनेस्टी था. अब जो ये नया अपसर्ज हो रहा है वो मजबूर कर दिया बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को वहां से भागने में. अब जब किंग ही भाग गया तो हमारे पास उनके साथ उनका सिस्टम भी चला गया, डेमोक्रेसी आ गया. और जब फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गया तो मैंने बताया था ड्यूक मेटरनिक की बात को, आपको कोड को वहां पे रखा था कि अगर फ्रांस में कुछ हो रहा है तो सुन दैट विल अफेक्ट ऑल यूरोपियन कंट्रीज. तो फ्रांस में हमारे पास डेमोक्रेसी आ गया. इट ब्राउट डेमोक्रेसी देयर इन फ्रांस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज इंस्टॉल्ड विथ लुइस फिलिप. ये अब बॉर्बन डायनेस्टी के किंग चले गए हैं तो लुइस फिलिप को वहां पे कुछ दिन के लिए बैठाया गया है हेड के तौर पे. जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, डिवीजन ऑफ बेल्जियम. अब देखिए यहां पे 1830 में जाके बेल्जियम, 1815 में जो बेल्जियम था अंडर नीदरलैंड के अंदर में था. अब यहां पे ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. अब नाउ ये 1830 में ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बेल्जियम इन 1830 बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन. ये चीज आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और उसके बाद ग्रीक वार मैंने बताया था ना कि ऑटोमन अंपायर के अंदर भी रिवोल्यूशनरी ग्रुप का
फॉर्मेशन होगा और ये प्रमोट करेगा फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल इन ग्रीक एंड फाइनली ऑटोमन एम्पायर से ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उभरेगा कब 1821 में, राइट। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो होगा, देखिए ग्रीक वार स्टार्ट होगा 1821 में और फाइनली ये कंक्लूड होगा 1832 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जिसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ग्रीस बिकेम इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, नाउ इट इज फ्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे कि एमसीक्यू के फॉर्म में कभी कभी अपीयर हो रहे हैं और कभी कभी मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे, तो आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हट गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया यहाँ पे फ्रांस में। किसको हटाने के बाद, बॉर्बन डायनेस्टी को हटाने के बाद यहाँ पे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, बेल्जियम इंडिपेंडेंट नेशन बन गया 1830 में, नीदरलैंड से बाहर आ चुका है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की देखेंगे तो ये ऑटोमन एम्पायर से बाहर निकलने के लिए स्टार्ट हो रहा है 1821 में और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आपको पता चलेगा कि 1832 में ग्रीस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, लिबरल नेशनलिज्म तो होना बहुत जरूरी है, लोगों को यूनाइट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब जब लोग यूनाइटेड रहेंगे तभी एक फीलिंग आएगा कि हम लोग एक साथ आने के बाद कुछ डिमांड कर सकते हैं, कुछ नया चेंज ला सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग के अंदर रोमांटिसिज्म इन द फॉर्म ऑफ नेशनल बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग मींस व्हाट, लेट्स सी, अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप्ड अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। हम लोग यूनाइटेड हैं और ये एक सेंटिमेंट है, जैसा कि आपने देखा था फ्रांस में ले सेटियन ला पैट्राय, फादरलैंड और सिटीजन, इनका जो रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसके चलते ही वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। अब अगर आप इस पीरियड में कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं तो तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग एक बॉन्डिंग डेवलप करेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करेंगे, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम लोग एक कल्चरल मूवमेंट स्टैब्लिश करेंगे, अपने आप को बाउंड करने के लिए एक नया तरीका फाइंड करेंगे। आर्टिस्ट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स इन साइंस, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया। जनरली हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नए नए चीज को फॉलो करते हैं, बट उस टाइम क्या था कि ये पैट्रोटिज्म, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के करते हुए हम लोग प्रोग्रेस को क्रिटिसाइज करने लगे कि प्रोग्रेस जो भी आ रहा है वो सही नहीं है, हमें अपने पुराने वक्त के साथ ही रहना चाहिए। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक था, बट ये उतना ज्यादा नहीं था, उतना ज्यादा हमें हर्ट नहीं करने वाला था जितना कि हम लोग किसी के अंदर रह के हर्ट हो रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो इट फोकस्ड ऑन इमोशनल इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारा एक अपना कल्चर, अपना एक फॉक, अपना एक ट्रेंड, एक स्टाइल होता है। अगर हम सारे लोग एक साथ यूनाइटेड हो जा रहे हैं और हम लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही तरह के क्लोथ पहन रहे हैं, एक ही तरह का हमारा कल्चर है, बिहेवियर है, तो हम लोग एक सोसाइटी में एक यूनाइटेड पीपल के फॉर्म में आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक साथ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। और यही तो इसी तरीके से तो सोसाइटी काम करता है। और ये जो था हमारा सोशल बिल्डिंग यहां से स्टार्ट हो रहा था, और ये तभी पॉसिबल था जब हम लोग कल्चरल रोमांटिसिज्म, नेशनल रोमांटिसिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। इट शेयर्ड अ कॉमन कल्चरल पास्ट एट द बेसिस ऑफ अ नेशनल। पोएट्री प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, ओल्ड आर्ट्स, म्यूजिक एंड स्टोरी वेयर यूज्ड टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। फ्यू जर्मन, अब यहाँ पे फ्यू जर्मन की बात करें तो हम लोग नाम लेंगे जर्मनी के जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। नाम काफी फनी है, जॉन जो कि गॉटफ्राई हो गया, इनका नाम काफी फनी है, बट ये एक बहुत बड़े फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया जर्मन पीपल को यूनाइट करने के लिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जर्मन पीपल दो पार्ट में डिवाइडेड थे, एक तो प्रूसियन टेरिटरी के अंदर आ रहे थे, बाकी जो थे जर्मन स्टेट के अंदर आ रहे थे, बट दोनों जगह वो लोग जर्मन लैंग्वेज ही बोल रहे थे। जर्मन उन्हीं में से एक पर्सन थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने क्या किया, सभी लोगों को यूनाइट करने के लिए एक कंसेप्ट लेके आया, दास वॉक्स एंड वॉकजिस्ट। दास वॉक्स का मतलब होता है पीपल और वॉकजिस्ट का मतलब होता है नेशन, जस्ट लाइक ला सेटियन एंड ला पेट्रा, पीपल एज ए सिटीजन एंड फादरलैंड एज अ नेशन। उसी तरीके से उन्होंने जर्मनी के पीपल को यूनाइट करने के लिए दास वॉक्स एंड वॉकजिस्ट वर्ड यूज किया, जो कि एक वाइल्ड
फॉरेस्ट फायर की तरह स्प्रेड हो गया लोगों के बीच में और वो सारे के सारे यूनाइटेड हो गए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग पोलैंड। पोलैंड को मैंने बताया था आपको कि ये डिवाइड कर लिया गया था रसिया के बीच में, ब्रिटेन के बीच में एंड ऑस्ट्रिया के बीच में, और बहुत छोटा सा पार्ट पोलैंड का अभी भी इंडिपेंडेंट था। अब रसिया के अंदर क्या था ना कि जो पार्ट पोलैंड का था वहां पे आपको सिर्फ रसियन लैंग्वेज ही बोलने थे, आप कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं बोल सकते थे। गैलिक लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते हैं, पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, आपको सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही बोलना है। अब वहां के जो क्रिश्चियन चर्च थे, जो पोप थे, उनको भी बोला गया था कि आप जो भी मैटर कन्वेन करेंगे चर्चेज में वो भी आपको करना रशियन लैंग्वेज में। तो ये काफी ज्यादा एक बड़ा सेटबैक था पॉलिश लोगों के लिए। तो अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, एक ग्रुप बनाया चोरी छिपे, वो जब भी बात करते थे वो गैलिक लैंग्वेज में करते थे, सॉरी पॉलिश लैंग्वेज में करते थे, जिसके चलते उनको काफी ज्यादा टॉर्चर भी सहना पड़ता था। क्या हुआ कि कुछ लोग पकड़े गए पॉलिश लैंग्वेज में बात करते हुए, तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया साइबेरिया। आपको पता होगा कि साइबेरिया इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, राइट। वहां पे उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो ये टॉर्चर, इस तरीके का टॉर्चर दिया जाता था ताकि आप वो लोग एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए और लोगों को डिमोटिवेट कर दें रीजनल लैंग्वेजेस को बोलने से। ये हुआ एक रीजन। और दूसरा रीजन आप समझेंगे कि लोगों को यूनाइट करने के लिए कैरल करपुंस्की ने एक नया इनिशिएटिव को प्रमोट किया। उन्होंने पोलोनाइज एंड मजूरका, जो कि फोकटेल और फोक डांस का एक मिक्सअप था, लोगों को लोकल लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश किया। लोग जब इसको फिर से प्रैक्टिस करने लगे तो सारे लोग यूनाइटेड हो गए। उन्होंने एक यूनाइट होने के बाद एक रेवोल्यूशन किया और फाइनली दे मैनेज टू ब्रिंग फ्रीडम देयर फ्रॉम रशियन एंड ऑस्ट्रियन ट्रूप्स। तो ये था हमारे पास रोमांटिसिज्म एसोसिएटेड विद जर्मनी एंड पोलैंड, और ये आपका एनसीईआरटी मेंशन है, क्वेश्चन भी कभी कभी यहां से पूछ लिया जाता है। ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस मैंने पहले ही बताया था कि 1821 में स्टार्ट हुआ और 1832 में कंक्लूड हो गया। 1821 से लेकर 1832 तक चलेगा और इसके बीच में आपको देखेंगे कि ये बहुत सारे लोग यूरोप से इनको सपोर्ट करने के लिए जाएंगे और फाइनली जिसके चलते फाइनली ग्रीस जो बनेगा एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा ऑटोमन एम्पायर से, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सो ग्रीक वाज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद ग्रीक जो सटा हुआ है यूरोप से, और यूरोप में काफी ज्यादा अपसर्ज हो रहे हैं, रेवोल्यूशन हो रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म हो रहा है। तो ग्रीक के लोगों के बीच में भी ये सारे चीज उभरेंगे और ये स्ट्रगल जो होंगे इंडिपेंडेंस का वहां पे स्टार्ट होगा 1821 में। और इनको सपोर्ट करने के लिए देखेंगे आप एग्जाम्पल, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े पोएट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता। लॉर्ड बायरन इतने ज्यादा मोटिवेटेड थे कि वो खुद अपने आप को वार फील्ड में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। वो खुद रेडी होके चले गए युद्ध में ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में फाइट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर पाते उससे पहले वो फीवर के चलते चल बसे। वो he died because of fever. He didn't sacrifice himself in this war. This was his desire that I will sacrifice my life in the war for Greek independence, but somehow it was not in his fate. He died because of fever. That is very funny also. And here you can see the contribution. He was a British poet, but still he managed to give support to this Greek war of independence, right? And finally आपको मैंने बताया था कि ट्रिनिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होगा 1832 में, और जिसके थ्रू ग्रीस को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s were the years of great economic hardship in Europe. Everywhere you will find people were struggling for getting food, right? There were more seekers of job than unemployment was very high there. जॉब लेने के वाले बहुत सारे लोग थे, देने वाले बहुत कम लोग थे। तो आप समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था। पॉपुलिज्म वाज देयर। पॉपुलिज्म मींस पॉवर्टी वाज देयर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ यूरोप, राइट? पॉपुलेशन वाज आउट ऑन द रोड। वो लोग रोड पे थे, रोड पे रह रहे थे। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा सीवियर क्राइसिस चल रहा था। अब ये सारा चीज हो रहा था फ्रांस में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लुईस फिलिप जो कि एक
हेड बने हुए थे, टेम्पररी हेड बने हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने हुए थे फ्रांस के, उनसे ये सारा चीज सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अल्टीमेटली लोगों ने रिवॉल्ट किया और लुइस फिलिप फाइनली यहां से भाग खड़े हुए हैं। अब यहां पे देखेंगे कि अगेन इन फ्रांस देयर इज नो वन एज टू रन द होल कंट्री ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस में देखेंगे कोई नहीं है जो कि पूरे फ्रांस को रन कर पाए, तो वहां पे आप बोलेंगे कि नेशनल असेंबली को बना दिया गया रिपब्लिक, और ये अब डेमोक्रेसी को वहां पे प्रैक्टिस करेगा। इट ग्रांटेड सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज फॉर मेल of the age of above the age of 21 and guaranteed right to work for everyone, also employment workshop were set up in each and every part of France। और ये कब हुआ? ये पॉसिबल हो पाया 1848 में, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार फ्रांस के बारे में बता दूं। फ्रांस में पहले था मोनार्की, फिर आएगा रिवोल्यूशन और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगा कब? आफ्टर 1789। फिर रेन ऑफ टेरर आएगा, फिर नेपोलियन आ जाएंगे। नेपोलियन जो थे उनके जाने के बाद फिर से कंजर्वेटिव आ जाएंगे। कंजर्वेटिव आएंगे 1815 में, 1815 से ये रहेंगे 1830 तक, 1815 से 1830 तक। 1830 में लुइस फिलिप को हटा दिया जाएगा और वहां पे आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इनके अंदर लुइस फिलिप। ये रहेंगे कब तक? 1848। 1848 के बाद आ जाएगा फ्रांस एज अ रिपब्लिक नेशन। ये हमारा पूरा क्रोनोलॉजी हो गया, फ्रांस कंक्लूड हो गया, ठीक है। 1848 हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था। अब रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स हमने देख लिया। अब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन होने जा रहा, जो कि जर्मनी के लिए रहेगा। ऑलरेडी हमने एक बार थोड़ा सा जर्मनी के बारे में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जर्मनी का एक इनिशिएटिव, जहां पे वो पहली बार कोशिश करेंगे कि वहां पे जस्ट लाइक फ्रांस लेट्स ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देयर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस व्हाट? सभी लोग यूनाइटेड हो जाएंगे और वहां पे बोलेंगे राजा को कि आप अपना पावर हटा दो, पावर अपना गिव अप कर दो, और हम लोग पार्लियामेंट लाएंगे। पार्लियामेंट में लोगों का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, पार्लियामेंट जो आपको बोलेंगे आप उसको करोगे। तो बताइए कि पहले आप एक राजा से सारा उसका पावर ले लिए हो, उसके बाद आप उसको एक नॉमिनल हेड बना के सिर्फ छोड़ दो कि आपको जो हम कहेंगे वही करना। राजा क्या खुश रहेगा? नहीं रहेगा। यहां पे देखते हैं क्या हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly। एक पार्लियामेंट उन्होंने बना लिया और ये पार्लियामेंट ने मान लिया कि हमारे पास राजा को हमने कोई पावर नहीं देना। 18 मई 1848 को 831 लोग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या किया, एक इस हॉल में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपना अपना जगह ले लिया और they drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament। This is constitutional monarchy। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। वो कोशिश कर रहे थे कि हम लोग वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करें। कितने लोग थे? 1831 में। कब? 18 मई 1848 को उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को स्टार्ट किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहां पे आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया, पार्लियामेंट आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, लेकिन साथ साथ उन्होंने मोनार्की भी रखा। मोनार्की मींस राजा चाहिए भाई, राजा चाहिए बस सिर्फ नाम के लिए। नाम के लिए क्यों? क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कंसेप्ट रखा है। राजा थे हमारे फ्रेडरिक विल्हेम,
फ्रेडरिक विल्हेम को वो मनाने के गए कि चलिए हमने आपका सारा पावर तो ले लिया, बट थोड़ा सा हम आपको पावर दे रहे हैं कि आप हमारे हेड रहेंगे, हम लोग जो भी करेंगे वो आपके नाम से करेंगे। फ्रेडरिक विल्हेम क्यों इनको सपोर्ट करेगा? पहले तो आपने उनको हटा दिया राजा के तौर पे, अब उनको थोड़ा सा आप कुछ गिफ्ट देकर उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेडरिक विल्हेम ने मना कर दिया। फ्रेडरिक विल्हेम who was king of Prussia rejected this offer and joined other monarchs to oppose this elected assembly। उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया और साथ साथ उन्होंने इसको अपोज करने के लिए और जो रिमेनिंग मोनार्क थे, किंग थे, उनके साथ अपना एक ग्रुप बना लिया। अब पार्लियामेंट हम लोग बात कर रहे थे कि रन करेगा किंग के साथ साथ, अब राजा ही नहीं है तो पार्लियामेंट कितने दिन रन करेगा, चलिए देखते हैं। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament also eroded। अब जो वहां पे जो 1831 लोग थे जिनको सपोर्ट था मिडिल क्लास पीपल का, प्रोफेशनल का, बिजनेसमैन का, ये 1831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के, वो साल दर साल होते होते अपना इंटरेस्ट लोगों के बीच में अपना इंटरेस्ट खो दिए। क्यों खो दिए? क्योंकि उन्होंने साल भर में लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। जब आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे जिनके लिए आपने अपने आप को इलेक्ट किया है, तो फिर आपको वहां पे रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या हुआ भाई? द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास पीपल हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स। पहले तो मैंने बताया था कि मिडिल क्लास पीपल थे जो कि जीत के आए थे, क्योंकि वो बोले थे कि हम लोग सारे वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे। अब जब वो जीत के एक साल अपने उस हाउस में रह गए, उस पार्लियामेंट में रह गए, तो तब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। धीरे धीरे ये वर्कर्स और आर्टिसंस ने भी उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया भाई, तो ये पार्लियामेंट क्या हो गया? बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गया। ट्रूप बुलाया गया, सिपाहियों लोग को बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, और फाइनली असेंबली को क्या कर दिया? डिसबैंडेड कर दिया गया। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड टू सेट अप फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जर्मनी। Like, but at least they had tried. They tried to follow this set up this example of French Parliament, French constitutional monarchy, but it was not successful for Germany and finally it failed. But again वो फिर से कोशिश करेंगे और फिर से एक बार ट्राई करने के बाद वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट। यहाँ पे देखेंगे कि वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी, यहाँ पे वुमेन को अपर लेफ्ट गैलरी में बिठाया गया, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाते हैं गेसेट मजीनी का कंट्रीब्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इनकी पर्सनालिटी को आप एक्सप्लेन कीजिए। वो उनका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी, और जिसके चलते इनको एग्जाइल कर दिया गया था 24 साल के एज में, ठीक है ना। 1831 में इनको एग्जाइल कर दिया गया था। अब वहां पे जाने के बाद वो सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे और जिसका नाम होगा, ये याद रखेंगे, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ये दो चीज आपको याद रखना है। दिस इज फर्स्ट, इनके सीक्रेट सोसाइटीज का नाम ये हो गया सेकेंड, यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्ने। मजीनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की। मोनार्की मींस कंजर्वेटिव रिजाइम और ओल्ड रिजाइम, और यू कैन से मोनार्की। तो ये काफी बड़े लाइक अपोजिटर क्रिटिसाइजर थे मोनार्की के। अब इसी को देखते हुए ड्यूक मैटरनिक ने इनको अपना बहुत बड़ा शत्रु मान लिया, और इसलिए उन्होंने बोला था कि मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मींस व्हाट? मोनार्की। और ये मोनार्की के बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब हम लोग फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि होगा 1866 से 1871 के बीच में, ठीक है। यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ प्रूसिया। अब प्रूसिया जो था, जो कि जर्मन स्पीकिंग स्टेट था, वहां पे बहुत सारे स्टेट्स थे। अब पहले तो वो लोग अपने आप को यूनिफाई कर लिए। दूसरा चीज, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे प्रूसिया के, उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। ही इज कंसिडर्ड एज चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये आप याद रखेंगे। 3 जो वार था, 3 वार्स ओवर 7 ईयर, 7 साल में, 1866 से 1871 के बीच में 3 वार था। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, याद रखेंगे, डेनमार्क के अगेंस्ट और फ्रांस के अगेंस्ट। ये सारे वार जो ऑटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में लड़ा गया था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट, ये सब जीत लिया गया था जर्मनी के द्वारा। और ये सब क्या हुआ? प्रमोट कर दिया प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन तो हो गया फाइनली, अब राजा को वहां पे बुलाना है और उनको एक नॉमिनल हेड के तौर पे मान लेना है। सो फाइनली जनवरी 1817 इफ यू सी द प्रूशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट, याद नाम को आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है।
He proclaimed German emperor. Now still we are following constitutional monarchy. आप पूछेंगे कैसे, आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पार्लियामेंट तो है, साथ साथ किंग भी है जो कि अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं यूनिफाइड जर्मनी का. द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी, एंड दीज पॉइंट्स आर related to unification of Germany. Who is the chief architect of unification of Germany? Otto von Bismarck. किस किस कंट्रीज को इन्होंने डिफीट किया तीन बार में 7 सालों में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को. कौन राजा बने? कैसर विलियम बने. बनने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रमोट किया मॉडर्नाइजिंग ऑफ द करेंसी, लीगल सिस्टम को इन्होंने इंप्रूव किया, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव किया और जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने प्रमोट किया. ये था हमारे पास प्रोसेशन उनका राजा का जर्मनी के राजा का यूनिफिकेशन, सॉरी प्रोक्लेमेशन किंग के तौर पे, और फाइनली ये हमारे पास यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की तरफ, जो कि होना है 1859 से 1870 के बीच में. आप देखेंगे कि इसका शेप जो है एक बूट की तरह है. मैंने बोला था आपको रिकॉल करना पड़ेगा 1815 का. मैंने बताया था कि ऑस्ट्रिया कंट्रोल कर रहा था नॉर्थ इटली को. ये जो हमारा जो स्टेट है, ये जो हमारा स्टेट्स हैं, ये हमारे नॉर्थ इटली के स्टेट्स हैं. वेनेसिया, लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेमा, टस्कान एंड पिडमेंट एंड सेबॉय सर्डेनिया. यहां पे देखिए सेबॉय सर्डेनिया एक इंडिपेंडेंट था, यही सिर्फ एक इंडिपेंडेंट था. बाकी लोम्बार्डी, वेनेसिया, ये जो सारे थे अंडर ऑस्ट्रिया, दीज वेयर अंडर ऑस्ट्रिया. ठीक है ना. यहां पे अगर आप देखेंगे जो सर्डिया पिडमेंट था उसके हेड कौन थे? इसके हेड थे हमारे पास where is his name? Count कैमेलो केबोर. ये काउंट कैमेलो केबोर थे जो कि सीएम थे सर्डिया पिडमेंट के. इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हराया और इन जो लोम्बार्डी, वेनेशिया, पर्मा, मोडेमा और टस्कानी है, इन सबको फ्री करवाया. किससे? और सान मरानो से भी. सॉन मरानो भी था, ऑस्ट्रिया के अंदर में था. इन 6 को इन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट कराया ऑस्ट्रिया से, और फाइनली ये जो नॉर्दर्न इटली है उसको यूनाइट कर दिया. देखिए यहां पे ये सारा यूनाइटेड हो गया है, ये सारा यूनाइटेड हो गया है, नॉर्दर्न इटली यूनाइटेड हो गया. साउदर्न इटली की बात करें, ये जो साउदर्न इटली है जिसको बोला जाता था टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, वन फर्स्ट एंड सेकंड सिसिलीज. ये था कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल ऑफ स्पेनिश ट्रूप, अंडर स्पेनिश ट्रूप्स. यहां पे कोई राजा नहीं थे. अब यहां पे पूछेंगे कि फिर कैसे ये यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया? ये यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया गैसिप गैरिबाल्डी. गैसिप गैरिबाल्डी एक नॉर्मल पर्सन थे. उन्होंने एक रूमर सुना कि इटली के जो राजा हैं उनकी रानी लाटालिया को किडनैप कर लिया गया है स्पेनिश ट्रूप के द्वारा. वो काफी ज्यादा हर्ट हुए. उन्होंने क्या किया? अपने आप को वॉलंटियर कर दिया, और इसी वॉलंटियरिंग के टाइम में वो जहां भी गए इस मैसेज को कन्वे किया, लोगों को मोटिवेट किया कि तुम भी मेरे साथ आओ, हम लोग को अपने रानी को बचाना है. और ये क्या हुआ कि यहाँ इस बोथ सिसिली के, दोनों सिसिलीज के सारे जो पीजेंट्स थे, लोकल लोग थे, इनके अंडर में अपने आप को यूनाइटेड कर लिए. और फाइनली जो यूनाइटेड आर्मी है जो कि गैसिप गैरिबाल्डी के अंडर में काम कर रहे हैं, इन्होंने स्पेनिश ट्रूप को डिफीट कर दिया. और फाइनली जब ये डिफीट कर दिए स्पेनिश ट्रूप को, तो आप बोलेंगे जो साउदर्न इटली है वो भी यूनाइटेड हो गया. जब साउदर्न इटली भी यूनाइटेड हो गया भाई, तो फिर डरने की बात ही क्या है? साउदर्न इटली गैसिप गैरिबाल्डी के कंट्रीब्यूशन से यूनाइटेड हो गया, नॉर्दर्न इटली
हाँ, कॉन्ट कैमिलो कैवोर की कंट्रीब्यूशन से यूनाइटेड हो गया। पेपल स्टेट ये था चर्च, ये था चर्च के साथ, ये था चर्च स्टेट। अब चर्च स्टेट बेचारा क्या कर सकता है, इनके पास तो कोई आर्मी भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। नॉर्दर्न इटली, साउदर्न इटली, जब ये सरेंडर कर दिए, फाइनली क्या हो गया, ये यूनिफिकेशन ऑफ हमारा इटली पॉसिबल हो पाएगा। ये सारा पॉइंट आपको स्टेटमेंट्स के फॉर्म में यहां पर मिल जाएगा। He was the chief Count Camillo Cavour was the chief minister of Sardinia Piedmont. He led the movement to unify the regions of Italy. Though he was neither a revolutionary nor a democrat. The tactful diplomatic alliance with France. इनको सपोर्ट मिला किनका, फ्रांस का। He got support from, he got support of France, and finally he managed to defeat Austria, and this is unification of Italy which is getting made possible. दूसरे थे हमारे पास गैसिप गैरिबाल्डी। he was just like a normal person, he was not even part of the regular troops. He led armed volunteer, he volunteered himself, but this volunteering was accompanied with armed rebellion, and in 1860, he along with armed volunteer marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out Spanish troops. Spanish troops को इन्होंने डिफीट कर दिया। अब सॉर्दर्न और नॉर्दर्न इटली का जब यूनिफिकेशन हो चुका है, कॉन्ट कैमिलो और गैसिप गैरिबाल्डी ने आपस में बात किया और दोनों यूनिफाइड पार्ट को किंग इमैनुअल सेकेंड को सौंप दिया, और ये हमारे पास हो गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली, राइट? दैट वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं अ वेरी स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन मींस व्हाट? ए ब्रिटिश नेशन बनेगा तब जब सारे इसके जो आइलैंड्स है, आपको पता होगा कि ब्रिटेन इज अ ग्रुप ऑफ smaller islands and all if got unified, this means what? This is Britain emerging as a independent nation. यहां पे एक और कंक्लूसिव पॉइंट है। क्या कंक्लूसिव पॉइंट है? कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि फ्रांस एक ऐसा कंट्री के तौर पर उभरेगा जो कि इस आधुनिक काल में पहली बार डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करेगा। आपको यह सरप्राइज होगा कि उससे पहले ही ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री के तौर पे उभर चुका था जहां पे ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर चुके थे डेमोक्रेसी। बट क्यों ज्यादा हाइप नहीं है? क्योंकि वो एक काफी स्मॉल तरीके का डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहे थे। दैट टू वाज मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन का। उससे पहले ये जो टाइम फ्रेम है आपको ध्यान रखना है। 1789 was the year in France where first time they practiced constitutional monarchy. Almost 100 years before this, in Britain, in 1688, British Parliament, a concept of a nation state with England as a center was forced. 1688 में ही ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने राजा के पावर को रिड्यूस कर दिया था। पार्लियामेंट की जब आप बात करते हैं तो वहां पे आप समझ सकते हैं कि लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पावर था। तो जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पावर आ गया, विच मींस व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिसिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, प्रैक्टिसिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो वहां पे 1688 में। फ्रांस में तो स्टार्ट हुआ था 1789 में। ठीक है, इसके बाद 1707 का हमारे पास एक्ट ऑफ यूनियन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे पास है स्कॉटलैंड एंड वेल्स। ये जो दो आइलैंड्स हैं, इनको विद द हेल्प ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन दीज टू गॉट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटेन एंड फॉर्म द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पहली बार 1707 के थ्रू स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला दिया गया और फाइनली 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। Here the parliament was dominated by English and hence Catholics of Scotland faced problem, right?
they were forbidden to speak Gaelic languages and were forced out of their homeland। ये स्कॉटलैंड का बात है। स्कॉटलैंड के लोग गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, पर चूंकि वो इंग्लैंड में मर्ज कर लिए गए थे तो अब उनको उनका लोकल लैंग्वेज जो कि गैलिक था वो अब बोलना मना हो गया था। अब वहां पे सिर्फ इंग्लिश प्रमोट किया जाएगा। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप था हमारे पास आयरलैंड का 1801 में। यहां पे क्या था, आयरलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू। आप देखेंगे कि यहां पे स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड वेल्स हो गया, ये हमारे पास इंग्लैंड हो गया, यहां पे इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड वेल्स। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताता हूं। लेट्स अज्यूम दिस इज स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ये इंग्लैंड हो गया, यहां पे हो गया आयरलैंड, ये हमारा आयरलैंड है। आयरलैंड को दो पार्ट में बांटेंगे, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड। ये जो एरिया है हमारा, यहां पे आप बात करेंगे, यहां पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है। साउथ आयरलैंड में हमारे पास कैथोलिक क्रिश्चियन है। ये सारे लोग भी क्या बोल रहे थे, ये कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट। ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ने नॉर्थ आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन को सपोर्ट कर दिया। नॉर्थ आयरलैंड को फाइनली मिला लिया गया इंग्लैंड में। साउथ आयरलैंड आज जाना जाता है इंडिपेंडेंट आयरलैंड, और फाइनली इनका जब इनकॉर्पोरेशन होगा 1801 में तो ये कहला जाएंगे पार्ट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का। There was a divide between Catholics and Protestant in Ireland, and British helped minority Protestant against Catholic। यहाँ पे जो नॉर्थ आयरलैंड आप देख रहे हैं, ये हमारे पास माइनॉरिटी में थे, तो इनको सपोर्ट मिल गया ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने जब इनको सपोर्ट किया तो अपने अंदर मिला लिया, और फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कंक्लूड हो गया। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन आर ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग। लैंग्वेज क्या हो गया, इंग्लिश का। दीज आर द पॉइंट्स, एंड दिस पिक्चर is just nothing but explaining the celebration of British Empire worldwide। You know very well कि एक ऐसा टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड पे एक छत्र राज किया था। आप देख सकते हैं इनका सुप्रीमेसी इस पिक्चर से। इस पिक्चर का क्या थीम है, मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, राइट। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर रखा है, तो हम लोग उधर ज्यादा नहीं जाएंगे, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, ब्रोकन चेन्स which means what, being freed, breastplate with eagle, symbol of the German empire, a strength, crown of oak leaves, heroism, sword, readiness to fight, olive branch around the sword, willingness to make peace also, black, red and gold tricolor, flag of the liberal nationalist of France, rage of the rising sun, beginning of a new era। and ये सारे जो symbols हैं ये इस पिक्चर में मेंशन किए गए हैं, राइट। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। एंड फाइनली आप देखेंगे कि एक अलेगरी बन गया। अलेगरी मींस व्हाट, एक सिंबल बन गया। धीरे धीरे एक इस चैप्टर में एक चीज और बात करेंगे। हमने स्टार्ट किया था जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाते थे, ले सिटी ऑन ले पैट्राय, फादरलैंड एंड सन। इस चैप्टर को हम लोग एंड करने वाले हैं, तो आप यहां पे देखेंगे कि आफ्टर कमिंग ऑफ नेशनलिज्म, लैंड और द नेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम फादरलैंड टू मदरलैंड। और इसी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे कि मैरियन एक लेडी थी जिनको माना गया कि वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती हैं। क्रिश्चियन मैरियन एज लाइक नेशनल लेडी फॉर फ्रांस, मींस फ्रांस अगर एक मदरलैंड है तो उनको हम किस नाम से जानेंगे, जैसे भारत माता हो गए उसी तरह से फ्रांस के लिए हमारे पास मैरियन आ जाएंगे, जर्मनी के लिए जर्मेनिया आ जाएंगी, और ये हमारा एक अलेगरी बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टेज स्टाम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियन, दिस रिप्रेजेंट्स फ्रांस एज मैरियन, सी इज जर्मेनिया। जर्मेनिया, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अलेगरी क्रिएट कर रहा है। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो गया है।
हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जल्द ही मैं आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शेयर करूंगा इस चैप्टर से। और आपको फिर से मैं बताते चलूं कि ये चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो भी इसमें से आ रहे हैं वो काफी ज्यादा कंसेप्चुअल रहेंगे, काफी ज्यादा लाइक फैक्चुअल भी रहेंगे, और बिना क्रोनोलॉजी के आप इस चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डेट्स का एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। सारे इवेंट्स एक ईयर वाइज क्रोनोलॉजी में रहेंगे जो कि आपको एक समरी प्रोवाइड करेगा और इस चैप्टर को काफी इजी कर देगा। ऑलरेडी हम लोग इसको देख चुके हैं, आप मल्टीपल टाइम्स इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट्स बनाइए, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है डाउट अगर आपको आता है तो फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क एनी टाइम। सो आई विल कंक्लूड दिस सेशन नाउ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।